इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इंपल्सेस मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे शरीर से निकलने वाला एक ऑरा है। जिसने माया ने हमें वश में कर रखा ना, उस माया के वश से जरा सा बाहर निकले। हमें जो लग रहा है हमारे डिसीजन है, हमारे नहीं है भैया। तो मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जितनी स्ट्रांग होती है, जितनी बड़ी इसकी रेडियस होती है, उतना ही बड़ा ऑरा माना जाता है। उतना ही बड़ा ऑरा माना जाता है। जब शिव जी की लंका छिन जाती है, रावण, वो कहते हैं कि लंका ही जो है दान में दे दो, लंका छिन जाती है, तो कहते हैं, नारद मुनि उनसे पूछते हैं कि महादेव आपकी सोने की लंका छिन गई, आपका तो सब खत्म हो गया। वो कहते हैं उसे सदा ही डर रहता है जो ऊंचा चढ़ जाएगा, जो बैठा है धरती पे उसे नीचे कौन गिराएगा। क्योंकि जब तक कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ ना हो ना, तब तक ठीक भी नहीं किया जाता। अब हम आ चुके हैं अपने इस सीरीज के तीसरे एपिसोड पे, और आपने जिस तरह से पहले दूसरे को प्यार दिया, आपका कमेंट और आपने जो बताया कि किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं, उसकी आधार पे हम एक ऐसा एपिसोड आपके लिए लेकर के आए हैं जो आपको ये बताएगा कि आप आजकल ऑरा के बारे में सुन रहे होंगे, तो ये ऑरा का क्या कॉन्सेप्ट है, और जिसकी एनर्जी वीक होती है लाइफ में, उनके जो डिसीजन होते हैं वो कैसे होते हैं। आज हम इन सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं, और यकीन मानिए कि हर एक बंदे की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ ये एपिसोड होगा। और अगर आपने पहला और दूसरा देख लिया है और तीसरे पे आप पहुंचे हैं, तो यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी बदलने की तरफ है। और हम दोनों लोगों का एक ही मकसद है कि आपके जीवन में बदलाव आए और ये एपिसोड सार्थक हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम एक ग्रेटिट्यूड करते हैं, कृतज्ञता जाहिर करते हैं अनुराग सर के प्रति, क्योंकि उनका समय बहुत बहुमूल्य है। उनसे मिलने के लिए देश दुनिया के लोग आते हैं, 3 से 6 महीना इंतज़ार करते हैं, फिर कहीं उनके रिट्रीट में शामिल हो पाते हैं। और ये रिट्रीट की जानकारी आपको यहाँ पे फ्री में मिल रही है। तो सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार मिश्रा जी, धन्यवाद। और मुझे लगता है कि ये तो हमारा भी सौभाग्य है कि आपसे मिल कर के जो हम चीज़ें लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, आपको भी इसके लिए बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है कि आप लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप कमेंट पढ़ेंगे तो अभिभूत हो जाएंगे जिस तरह से लोग आपको प्यार दे रहे हैं, और सिर्फ एक जगह से नहीं, हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तान से बाहर के लोग भी। आप एक बार कमेंट पढ़िएगा, फिर आपको अंदाज़ा लगेगा। अब आते हैं हम लोग सीधे मुद्दे पे। सर, एक बात बताइए कि कई बार आदमी बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेता है, लेकिन उसके डिसीजन फेल हो जाते हैं। उसके पीछे कौन सी एनर्जी काम कर रही होती है, और ऐसा क्यों होता है? क्या उसके लॉजिक फेल हो जाते हैं, या लॉजिक ही गलत गढ़ता है, लॉजिक एनर्जी के उस अभिभूत होकर के लेता है? वहाँ क्या आप देखते हैं, किस तरह का अंतर देखते हैं? देखिए, पहले तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, और हम इसमें से एक शब्द निकालते हैं जो आपने अभी बोला कि लोगों के डिसीजंस फेल हो जाते हैं जी। तो उस मोमेंट के लिए हमें लग सकता है कि हमारा कोई डिसीजन फेल हुआ है। पहली बात तो ये है, ज़रूरी नहीं कि वो फेल ही हुआ हो। ठीक है। जैसे आपने अपने जीवन में बहुत बार ये देखा होगा, महसूस किया होगा कि कई ऐसी जगहें थी जहां से आपको फेलियर जैसा महसूस हुआ होगा। आपको लगा होगा कि मैंने ये छोड़ दिया, या मुझे निकाल दिया गया, या मैं ये परस्यू नहीं कर पाया, या मैं किसी भी माइंड के स्तर पर आपको लगा होगा कि ये एक फेलियर जैसा अनुभव है कि मैं अब लाइफ में क्या करूं, या आगे का मेरा क्या जीवन होगा। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत से रास्ते और नए खुलने थे, इसलिए कुछ रास्ते बंद करने की ज़रूरत होती है। जैसे हमारी अलमारी में बहुत से कपड़े ठुसे रखे हैं, भरे रखे हैं, तो नए कपड़े की जगह तब बनेगी जब पुराने कुछ कपड़े हम हटाएंगे, जिनको हम हटाते नहीं हैं। हम लगता है कि कुछ हमने इसलिए रख रखे हैं कि पतला हो जाऊंगा दोबारा तो डाल लूंगा, या ये शादी होगी तो ये कर लूंगा। लोग अपनी शादी की शेरवानी भी संभाल के रखते हैं, जो शायद दोबारा कभी डालनी नहीं होती, वो भी कुछ जगह घेर करके उसने रखी हुई है, बजाय कि हम वो किसी को दें और कोई और दूल्हा राजा बने, लेकिन हम वो उसके साथ बंधे रहते हैं। तो जब तक हम इन चीज़ों के साथ बंधे रहते हैं कि ये फेलियर था या ये सक्सेस थी, तब तक हम जीवन में नए रास्ते की तरफ नहीं बढ़ते हैं। जी। मुझे एक वाकया याद आता है कि एक बच्चा था, दो बच्चे थे, साथ में इकट्ठे पढ़ने जाते थे, कोचिंग पे साथ में जाते थे। तो दोनों का मन था कि उनका एक अच्छे कॉलेज में, IIT में एडमिशन हो जाए। दोनों उसकी कोचिंग ले रहे थे, तैयारी कर रहे थे। तो एक बच्चा कुछ अच्छा स्कोर कर गया, और दोनों का कोइंसिडेंस देखिए, दोनों बिल्कुल साथ साथ रहते थे, एक ही सोसाइटी, एक ही बिल्डिंग में रहते थे, और एक जगह कोचिंग लेने के लिए जाते थे। तो एक बच्चा उन दोनों में से सिलेक्ट हो गया, उसका कोई अच्छी जगह IIT में एडमिशन हो गया, दूसरा बच्चा रह गया। तो उसके माँ बाप को ये बहुत दुख लगा कि हमारा बच्चे का IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका रैंक अच्छा नहीं आया, और दूसरा जो पड़ोस का बच्चा था उसका एडमिशन हो गया। कुछ दिनों बाद ये पता चलता है कि वो जो पड़ोस का बच्चा था, वो जब IIT के लिए वहाँ गया जिस जगह पर, तो उसने वो जिस
बस में या जिस टैक्सी या जो भी जिस साधन से जा रहा होगा उसका एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं रहा। अब ये माँ बाप घर बैठे खुश हैं कि शुक्र है, नहीं तो हमारा बच्चा भी कहीं इस जगह होता या ऐसा होता। तो जो जीवन में कहीं एक समय पर लग रहा है कि ये चीज़ एक बहुत बड़ी रुकावट है या ये एक फेलियर है, वो उस समय के लिए हमें ऐसा महसूस हो सकता है, जैसे पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे ना कि एक समय पर लगता था कि ये ठीक है और मैं बिल्कुल ठीक हूं, कुछ समय बाद दृष्टिकोण बदला तो लगा कि मैं गलत था, अब ये ठीक है। हाँ। कुछ समय बाद फिर दृष्टिकोण बदला, लगा कि नहीं वही ठीक था, मैं गलत था। तो वो बच्चा आज उसके पेरेंट्स खुश हो रहे हैं और दूसरा बच्चा जिसके साथ हादसा हो गया उसके पेरेंट्स अब दुखी हो रहे हैं, वो उदास हैं कि हमारे बच्चे का ना हुआ होता, कोई और चला गया होता, या ये ना गया होता, या ऐसे ना हुआ होता। लेकिन अब मैं ये हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकली इसको समझते हैं। अगर वो बच्चा जो इस दुनिया से चला गया, अगर कल को वो एक हो सकता है कि ऐसा नया जन्म पा रहा हो कि वो कहीं अंबानी अडानी के घर में पैदा हो रहा हो, तो उसके लिए तो ये बहुत जरूरी था। लेकिन अभी ऑन द स्पॉट ऐसा लग रहा है उसको भी और उसके घर वालों को भी कि ये क्या हुआ। लेकिन सोचो कि अगर उसने ऐसा कोई जन्म पा लिया, जीवन पा लिया, तो उसका तो उसके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया इंसिडेंस था कि अब वो मतलब कोई करना ही नहीं पड़ेगा कुछ, वो या जो भी इसको एक है, इसलिए बोला हाइपोथेटिकल है, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। तो जो वो फेलियर जिस समय पर हमको लगता है वो हमें उस पर्टिकुलर उस मोमेंट के लिए तो फेलियर लग सकता है, लेकिन वो फेलियर कहीं ना कहीं, एक दरवाजा बंद होता है 10 खुलते हैं, ये ऐसा सिर्फ कथन नहीं है, बात नहीं है। असल में जब एक दरवाजा बंद होता है उसका कारण, उसका मकसद ये होता है कि वो डिवाइन सुप्रीम बीइंग चाहती है कि भैया मैंने तुम्हें किसी और चीज के लिए बनाया था, कहां पड़े हो, बात तो सही, कहां अटके हुए हो तुम। और तुम अपनी मन, अपने बुद्धि, अपने विवेक से ये निर्णय ले ही नहीं पा रहे थे कि तुम आज कहीं और होते। कल या किसके साथ हम बात कर रहे थे कि शंकर जी का एक, शंकर शिव विवाह का एक बचपन में गाना सुना करता था, मेरे पिताजी सुनाते थे, उसकी कैसेट भी थी हमारे पास। तो उसमें बड़ी खूबसूरत वो बात बोलते हैं, जब शिव जी की लंका छिन जाती है, ब्राह्मण बोलते हैं, रावण वो कहते हैं कि लंका ही जो है दान में दे दो, लंका छिन जाती है, तो कहते हैं नारद मुनि उनसे पूछते हैं कि महादेव आपकी सोने की लंका छिन गई, आपका तो सब खत्म हो गया। तो बड़ी खूबसूरत लाइन आती है उसमें गाने में, वो जो बनाया हुआ था उन्होंने, वो कहते हैं उसे सदा ही डर रहता है जो ऊंचा चढ़ जाएगा, जो बैठा है धरती पे उसे नीचे कौन गिराएगा। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। तो बोले मैं तो पहले भी यहीं बैठता था कैलाश पे, फिर यहीं बैठे, मेरे को काहे का डर, मेरा क्या छिना, मैं तो यहीं था। और जीवन में हर एक के साथ ये मोमेंट आता है, आपके भी साथ आया होगा, उनके भी साथ आया होगा, मेरे भी साथ, हर एक के साथ आता है। लेकिन कुछ लोग जो उसको फेलियर समझते हैं, उस समझने के कारण वो आगे खुलने वाले दरवाजे को बंद कर देते हैं, क्योंकि वो उसी के नेगेटिव इमोशन को पकड़कर बैठे रहते हैं। इसीलिए हमने लास्ट एपिसोड में रिदमिक रिलीज की बात की थी कि एक रिदम आपको क्रिएट करनी पड़ती है और अंदर से आपको कथारसिस करके बहुत कुछ रिलीज करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो आपके जो डिसीजंस हैं वो उसी इमोशन के बेसिस पर आएंगे। एक घटना हुई जिसको हम इंसिडेंट्स बोलते हैं, इंसिडेंट से जब तक इमोशन अटैच है तब तक वो पेन है, इंसिडेंट से जब लर्निंग अटैच होती है तब वो विजडम बन जाती है। आई एम सॉरी, मैं ये थोड़ा आगे चला गया। नहीं, आप आगे नहीं गए, आपने इसको ऐसे एलोबरेट किया ना कि जो देख रहा होगा ना वो ये सोचेगा यार मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ था, हाँ यार ये हुआ तो मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो ये आपका जो आगे जाना था ना, ये समस्याओं का हल है, कुछ भी अकारण नहीं हो रहा है। मैं ये मानता हूँ, जो आप बोल रहे हैं वो भी अकारण नहीं हो रहा है, जो मैं पूछ रहा हूँ वो भी अकारण नहीं हो रहा है। सो ट्रू, सो ट्रू। और मुझे ऐसा लगता है वो जो कहा जाता है ना कि कई बार कि जब ऊपर वाला कुछ आपसे छीनता है, असल में तो छीनता कोई भी नहीं है, हमारे ही कर्म और हमारा ही किया हुआ सब कुछ होता है। तो वो जब हमसे छीनता है तो वो किसी बड़े के लिए छीनता है, उससे छोटे के लिए कभी भी नहीं छीनता है। और वो बड़ा हमारी प्रतीक्षा कर रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम चेतना के किस स्तर से उस करंट स्टेट में हैं। अगर वही हमारी एनर्जीज ब्लॉक्ड हैं, हमारे पास वही मेमोरीज रखी हुई हैं, हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, अब ये फेलियर हो गया, फेलियर से इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, ये सब चीजें हमें उसी तरह के, जैसे 2 और 2 4 था, जैसे स्विट्जरलैंड ब्यूटीफुल ही था, चाहे हमने देखा है चाहे नहीं देखा, बिल्कुल हमारे उसी कोश से वो डिसीजन आ रहे होते हैं, वही आगे का जीवन डिसाइड कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा चेतना के स्तर पर अपने आप को ऊपर उठाते हैं, कॉन्शियसनेस के भाव में आते हैं, तो आप बड़ा क्लियरली देख पाएंगे कि यार ये तो इसलिए शायद हुआ। और आज मतलब ये हम क्लियरली कुछ सालों बाद तो देख पाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति चेतना स्वरूप होता है, जो खुद उस मतलब साक्षी भाव में, प्रेजेंट मोमेंट में आकर उस स्थिति को देख पाता है,
वो उसी समय ये अनुभव कर पाता है कि ये मेरे लिए जो भी हुआ ये बढ़िया हुआ और आगे चल के इससे मेरे बहुत खूबसूरत रास्ते खुलने वाले हैं। एक बात मैं पूछूंगा, आपसे ही उठा के पूछूंगा कि आपका पूरा ऑरा बदल गया। ऑरा एक शब्द जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, कुछ लोग ऑरा के एक्सपर्ट भी हैं, बिल्कुल हैं वो लोग, ऑरा पे बहुत सारी वीडियो बन रही है। ये ऑरा क्या कॉन्सेप्ट है और आपका ऑरा जब बदला, एक ट्रेनर से अब आप एक टीम लेकर के चल रहे हैं, लोग आपका पाँव पकड़ते हैं, गले मिलते हैं, आपसे मिलकर रोते हैं, आपका हाथ पकड़ के लोग रोते हैं, मैंने देखा है। तो क्या ऑरा नाम का कोई कॉन्सेप्ट है, मतलब ऑरा नाम की कोई चीज़ है या केवल कॉन्सेप्ट है? इस ऑरा को डिफाइन करें और ऑरा कैसे प्रभावित होता है? ऑरा, हम इसको आज साइंटिफिक टर्म्स में या मॉडर्न टर्म्स में हम इसको ऑरा बोल रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में इसको आभा मंडल बोला जाता है। आपकी आभा का एक मंडल, और ये आभा मंडल बनाते हैं आपके पंचकोश मिलकर के। ठीक है। जैसे बहुत सी रेडिएशंस, यहाँ पर वाईफाई है, यहाँ पर रेडियो है, यहाँ पर ब्लूटूथ है, हम इनकी रेडिएशंस को नहीं देख सकते, लेकिन ये रेडिएशंस क्या काम नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही हैं, लेकिन हमारी नेकेड आइज से ये विजिबल नहीं है। मतलब आज ये पॉसिबल है कि इस डिवाइस से आप दूर बैठे अमेरिका में किसी व्यक्ति से बात कर सको बिना 1 सेकंड के लैग के। आज ये पॉसिबल है। तो ये कहां से ट्रेवल हो रहा है जबकि कोई तार नहीं जुड़ी हुई, कोई कनेक्ट, कुछ नहीं है। ठीक उसी तरह इस पूरी जो हमारा जीवन चल रहा है, जो दुनिया चल रही है, इससे इंटरैक्ट करता है हमारा आभा मंडल। हमारे प्राणमय, अन्नमय और मनोमय कोश से निकलने वाली वो तरंगे हैं जो एक कलर का रूप ले लेती हैं। वो कलर हमारे भावनात्मक स्तर से मेल खाता है। हमारा जो भावनात्मक स्तर होगा, और ये स्तर हमने अपने प्राणमय कोश में देखा कि हमारे प्राणमय कोश में 7 चक्र हैं। इन 7 चक्रों के अपने अपने रंग हैं। जैसे हमारा रूट चक्र, जिसको हम मूलाधार चक्र बोलते हैं, ये लाल रंग का है। ठीक उसी प्रकार हमारा अनाहत भी बोलते हैं, जो हमारा हृदय चक्र है, ये हरे रंग का है। तो ये पूरा 7 चक्रों का कॉम्बिनेशन है। ठीक उसी तरह सूर्य से जो लाइट हमें मिलती है, सन से, वो भी 7 किरणें हैं। अगर आप उसको प्रिज्म में देखें तो 7 किरणें आपको दिखाई देती हैं, लेकिन हमारी नेकेड आइज तो उसको एक ही लाइट रिसीव करती हैं कि एक ही तरह की लाइट जल रही है। ठीक उसी तरह हमारा ऑरा, हमारे प्राणमय, हमारे मनोमय और हमारे अन्नमय कोश से निकलने वाली वो तरंगे हैं, वो वाइब्रेशंस हैं, जिनको आज तक माना नहीं जाता था। लेकिन जब साइंस ने तरक्की की तो उन्होंने बताया कि ये ऑरा नाम की जो चीज है, इसको वो लोग आज बोलते हैं बायो एनर्जी फील्ड। अच्छा, बायो एनर्जी फील्ड। हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, ये हमारे सेल्स में जाके एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, एनर्जी बनाता है, और उस प्रोसेस में माइक्रोफोटॉन्स रिलीज होते हैं, बहुत हल्की लाइट। जैसे कुछ भी बर्न, ऑक्सीजन बेसिकली बर्न ही हो रही है, हम ऐसे आम भाषा में समझे तो खाना हमारे पेट में जाके बर्न ही हो रहा है, बर्न होके वो, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, जठराग्नि के थ्रू वो पच रहा है, बर्न हो रहा है। वो बर्निंग के प्रोसेस में एक लाइट निकलती है, माइक्रो बायोफोटॉन्स बोला जाता है उनको। वो बायोफोटॉन्स हमारे बॉडी का ऑरा डिसाइड करते हैं। अब हमारा जो माइंड है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस रिलीज करता है। अच्छा, जिसको आज EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के माध्यम से, एक डिवाइस के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। हमारा हार्ट एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करता है, क्रिएट करता है, और इसको हम बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं कि कई बार किसी व्यक्ति से जिससे हम रेजोनेट करते हैं, कहते हैं ना हमारा दिल मिल गया, जिससे दिल मिल गया आप उसकी तरफ खिंचे चले जाते हो, या वो आपकी तरफ खिंचा चला आता है। बिल्कुल। तो ये खिंचा चला आने का संबंध किससे है? मैग्नेटिज्म से, चुंबकीय तत्व से। चुंबकीय तत्व दिमाग में नहीं है, हृदय में है। आप जिससे मेंटल रूप से प्रभावित हो रहे हो, आप उसके पास खिंच के कभी नहीं जाओगे। जिससे आप हृदयात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हो, आप उसके पास खिंच के जाओगे। बिल्कुल सही बात। तो आज साइंस बोल रहा है कि हमारा माइंड इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस रिलीज करता है, और हमारा हार्ट मैग्नेटिक इंपल्सेस रिलीज करता है। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इंपल्सेस मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ओके, तो लोग कहते हैं कि उनका आभा मंडल गजब है। तो मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जितनी स्ट्रांग होती है, जितनी बड़ी इसकी रेडियस होती है, उतना ही बड़ा ऑरा माना जाता है। उतना ही बड़ा ऑरा माना जाता है। और किसी व्यक्ति का ऑरा 1 फीट से लेकर के अनंत फीट तक भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसका भावनात्मक स्तर कितना, किस स्तर पर वो जी रहा है, जीवन जी रहा है। एक बुक थी बहुत अच्छी, वो बुक का नाम था द मैप ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड। ओके, डेविड हॉकिंस ने ये बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने हमारे इमोशंस का एक चार्ट बकायदा रिसर्च करके बना करके दिया, कि जैसे उन्होंने 20 से लेकर के 1000 तक का चार्ट बनाया। ठीक है। 20 नंबर पर उन्होंने एक इमोशन रखा जिसका नाम है गिल्ट। जब हम गिल्ट में होते हैं तो हमारा जो वाइब्रेशनल लेवल है वो 20 है।
अच्छा, समझने के लिए उन्होंने एक ऐसा पूरा चार्ट बनाया और उन्होंने बकायदा इसके प्रयोग किए। बुक है, किसी को पढ़नी हो तो द मैप ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड बाय डेविड हॉकिंस। ओके, उससे ऊपर उन्होंने 30 पर रखा शेम को। ठीक है, गिल्ट, शेम, एंगर, फियर, जेलसी। ओके, तो ऐसा उन्होंने एक भावनात्मक चार्ट बनाया है। तो हम किस भावनात्मक स्तर पर जी रहे हैं, वो भावनात्मक स्तर हमारा बायो एनर्जी फील्ड बनाता है। ओके, बायोलॉजिकल सेल्स हमारे एनर्जी फील्ड बना रहे हैं। जैसे हमारा सेल है, हमारे हमने लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस किया कि सेल के पास जिस तरह के विचार जाएंगे उसके मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स उसी तरह से काम करने लगते हैं, जो एपिजेनेटिक्स आज प्रूव करता है। तो जिस तरह के विचार सेल के पास जाते हैं उसी तरह की वो अगर केमिकल्स बना रहा है तो उसी तरह की लाइट भी तो बनाएगा। बिल्कुल बनाएगा। जिस तरह के विचार जा रहे हैं उस तरह की लाइट उसके ऑरा में रिफ्लेक्ट होती है। और आज अगर आप कुछ साधनाएं जो हमारे तंत्र में दी गई, जो सप्त चक्रों के माध्यम से हम अपने पार्टिसिपेंट्स को भी प्रैक्टिस करवाते हैं, अगर आप वो साधनाएं रेगुलर करते हैं तो आपकी चेतना शरीर से हट करके एक ऐसे स्तर पर पहुंचती है जहां वो दूसरे लोगों के ऑरा को पहचान सकती है। और आज बायो एनर्जी फील्ड से, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं, इससे साइंस एक नई दिशा में जा रही है, जिसको एनर्जी हीलिंग का एक बहुत बड़ा मापदंड माना जाएगा। कि साइंस धीरे धीरे इतनी तरक्की करेगी जब वो क्वांटम साइंस के बिल्कुल कोर में जाएगी कि एक व्यक्ति का ऑरा मेजर करके 25 साल बाद उसको क्या बीमारी होने वाली है उसको पहले ही बता दिया जाएगा। ओके, मैं कुछ पूछूं इसमें? जी जी जी। ये ऑरा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है क्या? दोनों होता है। और इसी में एक दूसरा सवाल भी कर लेता हूं एक साथ, ताकि आप इसका लंबा एक जवाब दे पाएं। ऑरा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है अगर, तो ये बनते कैसे हैं, कैसे ये क्रिएट करते हैं, और कोई अपने ऑरा को बढ़ाना चाहे तो कैसे बढ़ा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है मिश्रा जी। सबसे पहले तो ऑरा एक लाइट को रेडिएट कर रहा है, उसको पॉजिटिव या नेगेटिव नाम हम दे सकते हैं कि ये जो है, और वो डिपेंड किस चीज पर करेगा, आपके भावनात्मक स्तर पर। पिछले एपिसोड में भी हमने बात की थी कि इमोशन इज द लैंग्वेज ऑफ योर ब्रेन एंड फीलिंग इज द लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी। इमोशन दिमाग में उत्पन्न होता है, उसके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बनते हैं, फीलिंग बॉडी में आती है, स्पेशली हमारे हार्ट सेंटर में, और उसको हम शरीर के रूप में महसूस कर पाते हैं। ये दोनों जब मिलते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, फीलिंग एंड इमोशन। अब ये दोनों जब सिंक्रोनाइज्ड हों, कोहेरेंट हों, यानी जैसा आप विचार रख रहे हैं उसी प्रकार की भावना आपके पास आई और उसी प्रकार के इमोशंस को आपकी बॉडी ने फील किया, इसको हम बोलते हैं कोहेरेंस। ओके, जब ये कोहेरेंट है तो आपका ऑरा काफी बड़ा होगा, एक्सपैंड होगा। ठीक है। और जिस तरह के विचार आपने रखे उसके हिसाब से उसका इंटेंसिटी और उसके कलर्स डिसाइड होंगे ऑरा के। ठीक है। कि किस प्रकार के भाव आपके पास हैं, लेकिन वो सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए हार्ट और ब्रेन के। कई बार हमारे पास कुछ, जैसे आजकल आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत ट्रेंड है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन चल रहा है और लोग पढ़ते पढ़ाते सब हैं। उसमें हम लोग एक चीज देखते हैं, एफर्मेशंस की बहुत बात की जाती है कि आई एम रिच, आई एम हेल्दी, आई एम ये, आई एम वो। 3 स्तरों पर इसको समझते हैं। एक है विचार, जिसको हम बोलते हैं थॉट, एक है इमोशन, और एक है फीलिंग। अगर मेरे पास किसी चीज का विचार है और मेरे पास उसके इमोशंस और उसकी फीलिंग नहीं है तो वो केवल विचार है। ठीक है। बहुत से लोग जो एफर्मेशंस रिपीट कर रहे हैं, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, ये केवल एक विचार है। जब तक उनके पास इसका इमोशन नहीं है, मतलब रिचनेस का इमोशन होना चाहिए कि अमीर का मतलब क्या क्या कर रहे होगे, क्या थॉट क्या आ रहा है आपके पास, क्या फीलिंग है, उसको आप अपने शरीर में महसूस कर रहे हो। कि अगर ऐसे ही वो लोग जो कह रहे हैं आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आधे घंटे बाद आ रहे हैं यार बहुत दर्द हो रही है यार, क्या हो रहा है, आपके पास उसका विचार तो है, थॉट तो है, लेकिन उसका इमोशन नहीं है, उसकी फीलिंग नहीं है। तो आपका ऑरा एक्सपैंड नहीं होगा क्योंकि ये कोहेरेंट सिग्नल नहीं बना। ओके। थॉट, इमोशन एंड फीलिंग, इमोशन और थॉट यहां से आया, फीलिंग यहां से आई, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, मैग्नेटिक इंपल्स मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स। तो जिसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स जितने ब्यूटीफुल इमोशन की स्ट्रांग होगी उतना उसका ऑरा एक्सपैंडेड होगा। और इनफैक्ट हम ये अपने रिट्रीट्स में हम ये प्रयोग भी करते हैं और लोगों को करता हुआ देखते भी हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि दूसरे व्यक्ति की इंट्यूशन आपके पास पहले आ जाती है। आप यकीन मानिए, इसको बोला जाता है सोमैटिक मॉडलिंग। ओके। सोमैटिक हाइपोथेसिस एक बनी, उसमें क्या कहा गया कि आपका बॉडी आपके विचार से पहले डिसाइड कर लेता है कि वो क्या करने वाला है।
अच्छा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले हाँ बताया था आपने, आपसे बात की थी, वैसे ही, और लास्ट एपिसोड में भी हमने जिक्र किया, नहीं पहले एपिसोड में हमने जिक्र किया था कि 300 मिलीसेकंड पहले आपके पास वो विचार आ जाता है जिसको आप 300 मिलीसेकंड बाद सोचते हो कि हाँ ये मेरा थॉट है, जबकि आपका नहीं था। आपके शरीर ने, आपके माइंड ने पहले ही वो क्रिएट कर लिया था। तो जब अब मान लो आप यहाँ पर इस पॉडकास्ट या इस स्टूडियो में, इस रूम में आप बैठे हो, कोई व्यक्ति बाहर से एंटर होता है, एकदम से नया व्यक्ति, तो आपका शरीर या तो टाइट हो जाएगा या ढीला हो जाएगा, या उसको देख के प्रसन्न हो जाएगा, या उसको देख के उदास हो जाएगा, या एकदम से चिंतित हो जाएगा, या गुस्से में आ जाएगा। आपने अभी कुछ सोचा नहीं है, केवल वो व्यक्ति ने इस रूम में एंटर किया है। आपकी एनर्जीज और उसकी एनर्जीज का जब कोलिजन हुआ तो आपकी एनर्जीज ने पहले ही आपके शरीर को संकेत दे दिया है कि अब आपका आगे आने वाले कुछ घंटे कैसे होने वाले हैं। ऐसा होता है। आपका शरीर या तो टाइट हो गया या ढीला हो गया, उसी के बेसिस पर अब आपकी बॉडी, तो यानी कि जो सोमैटिक मॉडलिंग है वो ये बोलती है कि आपको लग रहा है कि ये पानी का गिलास मैंने उठाया, ये इस व्यक्ति के आने के बाद हंसा, मैं नहीं हंसा, ये मैं इसलिए हंसा क्योंकि मेरी एनर्जीज उसके साथ मिलकर के हंसी, मेरी एनर्जीज ने उसकी एनर्जीज को पहचाना। इसको हम इंट्यूशन के लेवल पर समझ सकते हैं, लेकिन नेकेड आइज से वो व्यक्ति देख सकता है जिसने साधना इस चीज की हो, जो सप्तचक्र ध्यान जिसने रेगुलरली किया हो और जिसने तंत्र को थोड़ा सा समझा हो और ब्रेथ वर्क पे काम किया हो। आप बहुत बार ये महसूस करेंगे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, आप उनके साथ मिलो ना, मिल के ऐसा लगता है यार कहाँ आ गए, जल्दी छूट लें, अरे भैया आप बोलते नहीं हो, हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है सर आप, लेकिन अंदर ही अंदर आपको होता है कि यार ये ना ऐसा मुझे लग रहा है। और कई बार आप महसूस करोगे कि उस व्यक्ति से मिलके आपको ऐसा लगेगा जैसे 3 दिन का खून एक दिन में किसी ने चूस लिया हो। हाँ। कभी आप हॉस्पिटल्स में जाओ, ऐसी जगह पर जाओ, वहां से वापस आके आपको लगता है कि यार बड़ा ना बुझा बुझा सा, आप घर जाते हो, सीधा बेड पे लेटते हो और कहते हो यार आज ना कुछ एक चाय बना दो यार, या एक कुछ ये खाने को दे दो यार। बॉडी कुछ डिमांड करने लगती है, आपका इंट्यूशन आपको बता देता है कि आपकी एनर्जीज वहां से सक होके आई हैं, आपकी एनर्जीज मैच नहीं हुई। तो ये कौन बता रहा है? ये आपका ऑरा ही तो बता रहा है, जो आपके मन, आपके बुद्धि और आपके शरीर से पहले आपको संकेत दे देता है। फिर हमारा माइंड सोचता है कि यार ये व्यक्ति आया, ओहो ये कहां से आ गया यार, ये आपको लग रहा है कि ये मैंने सोचा है, आपने नहीं सोचा। आप फिर साइंस के तौर पे लग सकता है सोमैटिक मॉडलिंग की, ये शरीर ने सोचा, शरीर इसको देखकर एकदम से ना ढीला पड़ गया था या टाइट हो गया था, वो शरीर ने भी नहीं सोचा, उससे पहले वो बायो एनर्जी फील्ड्स का इंटरैक्शन हुआ है, वो ऑरा का इंटरैक्शन हुआ है। और कई बार ऐसा किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं, मिलके लगता है यार बस बोलते ही जाओ यार, बैठे ही रहें, कुछ करने को भी ना हो, कुछ कमाने को ना हो, कुछ खोने को ना हो, लेकिन बात ही करते रहो यार। होता है कि नहीं होता ऐसा? अरे मैं अपनी एक फीलिंग बता रहा हूँ। एक जगह मैं बैठा हुआ था और अकेले बैठा था सीढ़ियों पे, एक कोई दूसरा आया, थोड़ी देर बैठ गया, सिर्फ उसके बैठने मात्र से बड़ा अच्छा महसूस होने लगा। करीब 30-40 मिनट बीता और अचानक से हम मतलब मैं भी उठा, वो भी उठा, और हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखे और केवल मुस्कुरा दिए, और वो बातचीत चली, आज भी वो मेरा दोस्त है। अरे वाह। तो ये ऑरा ही था, बिना बात के भी संवाद हो रहा था उससे। अब देखो यहां से हम पहले और दूसरे एपिसोड को भी कनेक्ट करते हैं आपके इस एक्सपीरियंस से, कि आपको लग रहा होगा या उस व्यक्ति को लग रहा होगा कि मैंने सर्वेश मिश्रा को अपना दोस्त बनाया, सर्वेश मिश्रा को लग रहा होगा कि मैंने उस व्यक्ति को अपना दोस्त बनाया, लेकिन ये डिसीजन आपका था ही नहीं, ये विचार आपका था ही नहीं, ये विचार आपकी एनर्जीज के इंटरैक्शन का था, ये विचार आपकी मेमोरी से निकल करके नहीं आया, ये विचार आपकी उस क्योटिक सिचुएशन से निकल के नहीं आया, कंडीशनिंग से निकल के नहीं आया, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज से निकल के नहीं आया। आप जब प्रेजेंट मोमेंट में होंगे तो आपकी एनर्जीज ने इंटरमिंगल किया, अटैच किया, और आज आपको लग रहा है कि मैंने दोस्त बनाया, लेकिन जबकि वो एनर्जी का कॉम्बिनेशन हुआ, एनर्जी का अट्रैक्शन हुआ, और ये एनर्जीज का मेल खाना आपको जीवन में ना संकेत देता है। जैसे मैंने अभी बोला, आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठो, आपको इंट्यूशन आएगी कि ये अच्छा है या ये बुरा है, और ये इंट्यूशन बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। हाँ। बच्चा किसी ऐसे व्यक्ति की गोद में नहीं जाएगा या रोने लगेगा जिसका ऑरा, जिसकी एनर्जीज उसको समझ में नहीं आएंगी। ये तो सब लोग अपने से ताल्लुक कर पा रहे होंगे। डॉग्स इन एनर्जीज को पकड़ लेते हैं। हाँ। डॉग्स जहां पे नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, कुत्ता भौंकेगा। वो मतलब उनके पास एक एक्स्ट्रा सेंस है इस चीज को परसीव करने की, एनर्जीज को परसीव करने की। तो ये बेसिकली हमारा आभा मंडल ही है जो एक्चुअल में एनर्जेटिक फॉर्म में
वो कर रहा है, संवाद कर रहा है एक दूसरे से। और अगर कभी हमने इस विषय पर चर्चा की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विषय पर, तो आप देखेंगे कि जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में भी बात की कि सब कुछ एनर्जी है, आप, मैं, ये टेबल, ये फोन, लेकिन हम एक दूसरे को एनर्जी के फॉर्म में देख नहीं सकते क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेशन है। जैसे मिश्रा जी, ये लाइट जल रही है, कितनी खूबसूरत लाइट है, जल रही है। अब अगर मैं किसी से पूछता हूं क्या ये लाइट जल रही है, वो बोलते हैं हाँ जल रही है, लेकिन एक्चुअल में ये 1 सेकंड में कई बार जल और बुझ रही है। हाँ, कैमरा पकड़ता है। कैमरा पकड़ता है। कैमरा क्यों पकड़ता है? क्योंकि कैमरे के पास एक क्वालिटी है जिसको बोला जाता है FPS, फ्रेम्स पर सेकंड, कि 1 सेकंड में उसने कितने फ्रेम्स कैप्चर करने हैं। अगर वो 1 सेकंड में 240 फ्रेम्स कैप्चर कर रहा होगा और ये लाइट 240 फ्रेम से आसपास कहीं फड़क रही हो गई, तो कैमरा उसको पकड़ लेगा, लेकिन हमारी आंखें नहीं पकड़ सकती हैं। लेकिन क्या ये लाइट जल रही है? नहीं, ये जल और बुझ रही है। संभावनाएं दोनों हैं, जल भी रही होगी, बुझ भी रही होगी, एक ही समय पर दोनों संभावनाएं हैं। क्वांटम फिजिक्स ऐसा बोलता है। लेकिन हमने क्या पकड़ा? जो हमारी आंखों ने उसको प्रिसीव किया। हमारी आंखों को ये लाइट लग रही है, मेरे को आप सर्वेश मिश्रा लग रहे हैं बैठे हुए, लेकिन चेतना को पता है कि यहां सिर्फ एनर्जी का प्रवाह है। कुछ एटम्स हैं, उनके अंदर क्वांटा है, क्वांटा के पैकेट्स फ्लो कर रहे हैं और वो लगातार वाइब्रेट कर रहे हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध को जब ज्ञान हुआ, गौतम बुद्ध ने सबसे पहला शब्द बोला, देखने वाला देख लिया गया। कौन देख रहा है? मुझे लगता था मैं देख रहा हूं, मेरी आंखें देख रही हैं, पर मैंने देख लिया कि ये तो कोई और ही है, मैं कोई और हूं। ये जो देखने वाला है ये कोई और है, ये शरीर है। देखने वाला देख लिया गया, सबसे पहले शब्द थे उनके। तो सब कुछ चेतना स्वरूप है। और ये आज, मतलब आज से 15-20 साल पहले इसको ऑकल्ट नाम दिया जाता था, सूडो साइंस बोला जाता था। लेकिन आज जब मेडिकल साइंस क्वांटम फील्ड की दुनिया में उतरी, क्वांटा को स्टडी किया गया, तो पता चला कि सनातन ही सत्य था। मान लिया लोगों ने। जब वो बोलते थे अहम ब्रह्मस्मि, जब वो बोलते थे यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जब वो ये बात बोलते थे, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मस्मि मतलब मैं ब्रह्मा हूं। लोगों ने यही कंसीव किया इससे। इसका मतलब यह था कि मैं ब्रह्म हूं, मैं वो चेतना हूं, जो चेतना इस पूरे ब्रह्मांड को रचती है। वही चेतना ने मुझे रचा है और मैं भी वही एक चेतना मात्र हूं, उसी सागर की एक बूंद हूं। और आप देखोगे ये जो हमारी चेतना है, अगर हम थोड़ा सा अपने मन के माया जाल से, अपनी माया का जो, जिसने माया ने हमें वश में कर रखा ना, उस माया के वश से जरा सा बाहर निकले। माया ने वश में कहां से कर रखा? पंच इंद्रियों से, मन, बुद्धि, चेतना और अहंकार से। इन सब ने बांध रखा है हमें एक जगह पर। हमें जो लग रहा है हमारे डिसीजन है, हमारे नहीं है भैया। चेतना बात कर रही है, उसको हमारे मेमोरी बात कर रही है, हमारी कंडीशनिंग बात कर रही है, हमारी अनकॉन्शियस स्टेट बात कर रही है। वही डिसीजंस ले रहे हैं हम, तो सिर्फ कठपुतली हैं इस रंगमंच की। वो कौन सी मूवी का डायलॉग था कि कब किसकी डोर खिंच जाए जहां पना कुछ पता नहीं चलता। तो किस जगह पर आनंद, किस जगह पर डोर खिंच रही है हमें नहीं पता लग रहा सर। हमें लग रहा है कि ये मैंने किया है, मैंने नहीं किया, वो करवाया जा रहा है, वो किया जा रहा है। किससे किस शक्ति द्वारा करवाया जा रहा है? वही 3 त्रिगुणा प्रकृति, सत्व, रजस, तमस, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा, वही 3 प्रकृतियां हमारे अंदर इन सब चीजों को डोमिनेट कर रही हैं और करवा रही हैं। लगता है हमारा डिसीजन है, हमारा नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति वो डिसीजन को अपने बस में कर पाता है, जान पाता है, जो चेतना के स्तर पर उतरा। जब वो केवल शरीर नहीं बचा, उसने कहा कि देखने वाला देख लिया गया, मैं कुछ और हूँ, तुम और मैं एक ही हैं, हम कुछ अलग नहीं हैं, हम एक ही सागर से निकली हुई 2 बूंदें हैं। तो वो जब इस कॉन्सेप्ट को समझता है, तब वो जान पाता है कि वाकई ये ऑरा जो है, इसको आज देखा जा सकता है। आज ऐसी फोटोग्राफी है मिश्रा जी, जिसको बोला जाता है क्रिलियन फोटोग्राफी। जिस फोटोग्राफी से आप, वो फोटोग्राफी बेसिकली क्या करती है कि वो आपकी एक ऐसी तस्वीर निकालती है जिसमें आपके शरीर से निकलने वाली ऊष्मा, आपके शरीर से निकलने वाली वाष्प, आपके शरीर से निकलने वाली बहुत सी और तरंगें, वो उनको फिजिकल फॉर्म में पकड़ती है। अच्छा। और एक फोटोग्राफ बनाती है जिससे आपकी बॉडी के चारों तरफ कलर्स दिखते हैं। अच्छा। लाइट्स दिखती हैं। तो वो, उसको ऑरा फोटोग्राफी बोला जा रहा है आज, क्रिलियन फोटोग्राफी। ओके। तो वो बेसिकली, वो काफी हद तक हम उसके करीब जा रहे हैं ऑरा को स्टडी करने के। तो क्रिलियन फोटोग्राफी से आपका ऑरा निकल सकता है कि आपका ऑरा क्या है। और एक व्यक्ति जिसने चक्र की साधना की हो, एक व्यक्ति जिसने तंत्र को समझा हो और स्वर के ऊपर काम किया हो, वो व्यक्ति जब ध्यान में बैठे तो वो देख करके आपका ऑरा बता सकता है कि तुम क्या हो, क्या थे, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, आने वाले 10 साल बाद कहां होगे, क्या चीजें तुमको ड्राइव कर रही हैं, क्या बीमारी होगी, क्या ठीक होगा, सब बता सकता है, अगर वो उस स्थिति में आ जाए तो।
आज से पहले इसको बोला जाता था जादू, टोना, बाबागिरी, ये वो। लेकिन जैसे जैसे क्वांटम साइंस डेवलप हुई, हम लास्ट एपिसोड में बात कर नहीं रहे थे कि वो जो सनातन था वो सत्य था। वो जो रिलीजियस लोग थे वो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, वो सबसे बड़े डॉक्टर्स थे जिन्होंने हमको वो चीज़ें खोज करके दी। लेकिन हमने उन पंच तत्वों को छोड़ करके, हमने वो शरीर के पंच कोशों को छोड़ के सिर्फ इस शरीर को प्रायोरिटी दी। और इसी की वजह से आज जो इतना बड़ा डिसरप्शन है, इतनी बड़ी चीज़ें जो दिक्कत में जा रही हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बीमारियां, अगर हम उन वैदिक साइंसेस को पढ़ें, अगर हम एंशियंट इंडियन हीलिंग प्रैक्टिसेस को पढ़ें, मैं कहता हूं कि दुनिया तब्दील हो सकती है। और जो ये कहा गया ना कि सबसे पहले सतयुग हुआ, सतयुग के बाद त्रेता युग हुआ, उसके बाद द्वापर युग हुआ, उसके बाद कलयुग हुआ, और फिर से ये प्रक्रिया रिपीट होगी। तो मुझे लगता है ये कलयुग इसीलिए होता है कि कलयुग में इंसान अपनी चेतना से सबसे दूर होता है। और जैसे जैसे वो कलयुग के अंत में, कली का मतलब कलिक अवतार हमने बोला, कल की अवतार होगा, उसका अर्थ क्या था कली का? जो काल को समझकर अपनी चेतना को जान पाएगा, काल के परे जाके, समय के परे, समयातीत होकर। जैसे हम आदि योगी को, शिव जी को आदि योगी बोलते हैं, जो समय के परे हैं, समयातीत हैं, कालातीत हैं। उसी प्रकार जब इंसान अपनी चेतना के साथ कनेक्ट करेगा तो वो इस स्तर पर आ पाएगा धीरे धीरे कि वो, हम सब कल की हो सकते हैं, हम सब वो व्यक्ति हो सकते हैं जो इस कलयुग का अंत करेगा और वापस से सतयुग की स्थापना करेगा। कि वो तो सनातन बहुत सत्य था कि कलयुग के बाद ही वो मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि जब तक कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ ना हो ना, तब तक ठीक भी नहीं किया जाता। मतलब अगर किसी के वॉशरूम में पानी की एक एक बूंद टपकती हो तो वो उसके ऊपर 10 दिन भी हो सकता है ध्यान न दे, लेकिन जिस दिन वो नल फट जाए वो 5 मिनट में सब छोड़ छाड़ के भागेगा। तो ये नल फटा हुआ है मिश्रा जी, कलयुग का अर्थ है ये सब। तो यही वो मूवमेंट है जब इंसान की चेतना उस नए स्तरों पर जाएगी और लोग देखना जागृत होंगे और पता चलेगा कि सनातन ही सत्य था। जो ये प्रक्रियाएं, जो चीजें हमें दी गई, ग्रंथ दिए गए, ऐसे ऐसे अद्वैत में चीजें दी गई, एक त्रिपुरा रहस्य, पूरे ब्रह्मांड का रहस्य उसके अंदर केंद्रित है। और मैं ये ओपनली ये बात बोल रहा हूं आज कि वो साइंटिस्ट जो क्वांटम को स्टडी कर रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अगर वो एक बार त्रिपुरा रहस्य को पढ़ें और मान लें कि ये सत्य है और उसी दिशा में काम करने लगे, तो जो काम करने में उनको 50 साल लगेंगे वो 4 साल के अंदर हो जाएगा। क्योंकि वो खोज कर चीजें जान रहे हैं, जो कि सही है। लेकिन अगर वो त्रिपुरा रहस्य को पढ़ें, विवेक चूड़ामणि को पढ़ें, तत्वबोध को पढ़ें, सांख्य दर्शन को पढ़ें, सांख्य कारिका को पढ़ें, तो उनको मालूम चलेगा कि वाकई। और अगर मेडिकल साइंस कल को कभी षट चक्र निरूपम पढ़ने लग गई कि कैसे ये 7 चक्र शरीर के अलग अलग स्तर पर अलग अलग रंगों के और भावनाओं के साथ मिलकर पूरे शरीर का निर्माण और विनाश कर रहे हैं, तो मेडिकल साइंस की कल्पना आप सोच भी नहीं सकते कि वो किस स्तर पर जाएगी, कहां पर पहुंचेगी। ये हमारे पुराने लोग जानते थे। और मुझे लगता है कि आप देखोगे धीरे धीरे सब कुछ यहीं विलीन होता जाएगा, सब कुछ इसी में जुड़ता जाएगा। और ये चेतना ही है जो हमारे ऑरा को एक्सपैंड करती है। अच्छे भाव, अच्छे इमोशंस, आपका हार्ट भी वही इमोशन ले रहा है, आपका ब्रेन भी वही इमोशन ले रहा है, तो आपकी एनर्जी सिंक्रोनाइज्ड है, आपका ऑरा ब्यूटीफुल है, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, लोगों को प्रभावित करेंगे, आपकी वाणी में तेज आएगा, आप मतलब हर वो काम कर सकेंगे जो आप अपने जीवन में सोच भी नहीं सकते हैं, अगर आपका ऑरा ब्यूटीफुल हो गया तो। क्या बात है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था जो मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि वो सवाल नहीं, अपने आप में सब्जेक्ट है। मैं आपको सुनते हुए खो गया था, क्योंकि ईश्वर के आशीर्वाद से कुछ संतों का से अपना जुड़ाव रहा है, कुछ संतों का आशीर्वाद मिला है। क्या गजब का नाम है आपका, अनुराग ऋषि। और अब मुझे ये समझ में आया कि आपको लोग मॉडर्न ऋषि क्यों कहते हैं। ये नाम कहाँ से आपको मिला होगा, कैसे मिला होगा ये? मतलब चलिए, मैं एक एपिसोड कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझ पा रहा हूँ जब आप आते हैं। कभी मैं आपसे कहूँगा कि इस एपिसोड को आप खुद देखिएगा, और देखने के साथ ही ना आप महसूस करिएगा कि जब आप बोल रहे होते हैं, अपने लय में होते हैं, तो कैसे कुछ टाइम बाद आपके हाव भाव, आपके चेहरे की एनर्जी, आपके चेहरे का रंग बदल जाता है। ये मेरे वाले शो में भी हुआ था, जब हमने 1 घंटे का पॉडकास्ट किया था, वो बड़े अल्टीमेट लेवल का पॉडकास्ट था। इस एपिसोड को भी देखिएगा आप। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई बार मुझे लगता है कि आप नहीं बोल रहे होते हैं, या कई तथ्य ऐसे निकल के आते होंगे जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो कहाँ लेकर के जाते हैं। मुझे लगता है कि एक सब्जेक्ट बार बार बीच में आया है, तीनों एपिसोड में आया है, वो है माया, माया और माया। खैर हमारी औकात तो नहीं है, शायद कबीर साहब ने कहा था कि माया महा ठगिन हम जानी।
तो ये हम नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लगता है कि एक एपिसोड माया पे डाल ही दूं मैं इसमें। हाँ ज़रूर, माया पे ज़रूर बात करेंगे। वैसे तो माया का माया जाल इतना बड़ा है कि हम चाहें तो उस पर 10 एपिसोड भी बात कर सकते अभी हैं। मैं आपको बताऊं, अभी हम कन्वर्सेशन के मूड में हैं कि अभी मैं बात करते करते ये सोच रहा था कि ये जो विषय मैं लेकर के आया हूं, इस पे तो आपके साथ 400 एपिसोड करूं तो कम है। अरे नहीं सर, ऐसा मतलब मैंने आपसे केवल ऑरा को टच किया, मैं गट को टच करूंगा तो कहां लेकर के जाएंगे आप? अरे नहीं सर। मैं माया को टच, और माया पे बात करना इसलिए भी जरूरी है ना कि शायद माया पे बात करने के बाद बहुत से लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस एपिसोड को हम लोग यही रोकते हैं क्योंकि एक समय से ज्यादा खिंच गया है। लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूं, जो शब्द आप बार बार सुन रहे हैं माया माया, कि मैं लेकर के आऊंगा। उसकी वजह ये कि कई बार आपको खुद भी नहीं पता होगा कौन कौन सी माया में फंसे हुए हैं आप। माया का मतलब मोह से ले लें, जिन चीजों से हमारा मोह है। मोह माया का ही एक छोटा सा अंश है। तो हम माया को डिफाइन करेंगे, एक एपिसोड अपना कम करेंगे हम इसमें से 7 में से उसको 6 करेंगे जो पहले से प्रायोजित है, लेकिन हम बीच में माया को लाएंगे ताकि हम आपको और बेहतर तरीके से समझा पाए। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, अगर आप जो नोट्स बना रहे हैं उसको बना लीजिए, बड़े काम आने वाला है। ये किताबों में ज्ञान नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो इतना इजी तरीके से नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारे शास्त्र हैं वो अलग अलग भाषाओं में लिखे हुए हैं। संस्कृत में आपको बहुत मिलेगा और वो यहाँ कोई पढ़ने वाला है नहीं। तो हमें इन लोगों के लिए कृतज्ञ होना पड़ेगा और जितना मिल पाए हम ले लें। और अगर इसमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इसी विधा में काम कर रहे होंगे, इसी क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, तो आपके लिए ये दस्तावेज मतलब आप मील का पत्थर साबित होगा। और भी जो चीज़ आप कहना चाहते हैं कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो हमारे जैसे लोगों के कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं, और जब वो क्लियर होते हैं तो हम आपके लिए और कुछ बेहतर लेकर के आ पाते हैं। तो अंत में फिर से एक बार वही कि मैं इंतज़ार करता हूँ आपके कमेंट का, और आप इंतज़ार करिए अगले एपिसोड का।